हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। यहाँ पर हम रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित एनसीएफ का जो आपका टॉपिक दिया गया है एनसीएफ 2005 उससे संबंधित यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से संबंधित एनसीएफ का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से दोस्तों आपका एनसीएफ 2005 का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो जो भी रीट वाले विद्यार्थी है वो वीडियो से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है दोस्तों, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर यशपाल या फिर आपके प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर यशपाल। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन आपका क्या हो जाएगा? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिना बोझ के सीखना, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या है दोस्तों। 1993 में यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा यानी लर्निंग विदाउट बर्डन की सिफारिश की। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1993 में यशपाल समिति ने आपके बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की थी। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका आपकी क्या होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या फिर तानाशाह। तो तानाशाह तो नहीं होनी चाहिए, आधिकारिक भी आपकी नहीं होनी चाहिए। बताइए अनुमोदक और सुविधादाता में आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुविधादाता जो है वो आपकी शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है। तो एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों। तो इस फुल फॉर्म का आंसर आपको बताना है। नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या भी ऐड करी है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। करिकुलम शब्द जो है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के क्यूरेरे से हुई है। तो ये लैटिन भाषा भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। क्या होता है इसका अर्थ? दौड़ का मैदान। अगला सवाल देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कितने घंटे गृह कार्य की सिफारिश की गई है? तो कितने घंटे गृह कार्य की सिफारिश की गई है कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन या फिर 5 घंटे प्रतिदिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटे प्रतिदिन। कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए आप, एनसीएफ 2005 के अनुसार कुल गृह कार्य समय क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं है, और कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह। तो 2 घंटे प्रति सप्ताह जो है ये आपके कक्षा 3 से 5वीं तक हो जाएगा, और कक्षा 2 तक आपका कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए यानी 6 से 8 तक, तो 1 घंटा प्रतिदिन, तो 1 घंटा प्रतिदिन दिया जाएगा दोस्तों। और अगर सप्ताह की बात की जाए यानी 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सप्ताह था, यहाँ पर आपका 1 घंटा प्रतिदिन यानी 1 घंटा प्रतिदिन हो जाएगा। और अगर दिन के हिसाब से देखेंगे तो 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह हो जाएगा, 7 दिन के हिसाब से। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की बात की जाए यानी 9 से 12 तक, तो ये हो जाएगा आपका 2 घंटे प्रतिदिन यानी कि 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना है, 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। और ऐसे देखा जाए तो 2 घंटे प्रतिदिन, यहाँ पर 1 घंटा प्रतिदिन और 5 से 6 घंटा प्रति सप्ताह। और कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह हो जाएगा, और 2 तक आपका कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए।
एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। तो आपकी जो मूल्यांकन प्रणाली है ये किस पर आधारित होनी चाहिए? अंकों पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मूल्यांकन प्रणाली जो है यह आपकी किस पर आधारित होनी चाहिए? तो यह आपकी ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गणित जो शिक्षण है इसका प्रमुख उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। तो बताइए गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बालक के चिंतन का गणितीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 4 मुख्य विषय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है। तो 4 पर मुख्य विषय आपके कौन हो जाएंगे? भाषा, गणित, विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान। लेकिन गौण विषय की बात की जाए तो रोजगार व कार्य, कला एवं दस्तकारिया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति एवं योग, ये आपके गौण विषय है। जबकि मुख्य विषय 4 है, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा ये तो आपके मुख्य हो जाएंगे। गौण आपके रोजगार व कार्य, कला एवं दस्तकारिया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति एवं योग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने के उद्देश्य हैं। तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो कला शिक्षा को क्यों जोड़ा गया है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो स्कूल जो है आपके उनको किस प्रकार की पाठ्यचर्या को अपनाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, या फिर सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी सार्वभौमिक पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो गणित शिक्षण जो है दोस्तों आपका ये कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल अभी मैंने जस्ट आपको करवाया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल केंद्रित। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उनका हिस्सा यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से, पढ़ाई रंबत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा जोड़ना। अब यहाँ पर कौन कौन से सिद्धांत है वो एक बार देख लेते हैं, 5 सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त किया जाए पढ़ाई को। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पाठ्यचर्या इस तरह की हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करे, न कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो चहुमुखी विकास को प्रदान करे, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां कथन है आपका जो सिद्धांत है, बच्चों में एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास हो जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता शामिल हो। तो आपकी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता भी शामिल हो, ऐसा विकास उनके अंदर हो। तो ये 5 आपके मार्गदर्शी सिद्धांत है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर आपका मानवतावाद सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत, या आपका रचनावाद सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है? तो ये आपकी रचनावाद प्राप्त की है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा।
एनसीएफ 2005 संरचनावादी निर्मितवाद अधिगम पर बल देता है, जिसके अनुसार छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो आपकी भाषागत अशुद्धियाँ जो होती है, इनको दूर करने का कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यशपाल शर्मा, श्वेता उत्पल, नामवर सिंह, निरंजन मित्तल। तो नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। तो भाषागत जो भी अशुद्धियाँ होगी उनको दूर करने का कार्य किसने किया है? तो ये आपके नामवर सिंह ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, नामवर सिंह के द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला, कक्षा में जीवन एकीकृत करना। तो ये सवाल हम देख चुके हैं। अधिगम का रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला सवाल देखिए, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन व रचनात्मक व तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका हो जाएगा? एनसीएफ 2005 का हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में किस ओर है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है आपका। तो ये निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन देखिए आप, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो कैसा है दोस्तों? सक्रिय भी है और ये आपका सरल भी है, ये आपको ध्यान रखना है, सक्रिय और सरल है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 जो है ये आपका किस पर बल देता है? ये आपसे पूछा गया है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो कला शिक्षा जो है आपकी, उसको विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या ए और बी दोनों सही है? तो यहाँ पर ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर सही कथन पूछा गया है, तो चारों कथन पढ़िए और सही कथन आपको बताना है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियाँ के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। यानी प्रस्तुति के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली जो है उसको प्रोत्साहित कर रहा है आपका? समावेशी, एकीकृत, विशेष, नियमित। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? समावेशी, एकीकृत, विशेष या आपकी नियमित? तो ये आपकी समावेशी प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, समावेशी शिक्षण प्रणाली को ये आपका प्रोत्साहित कर रहा है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया? तो यहाँ पर किसे सूचीबद्ध किया गया है? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में किसे सूचीबद्ध किया गया है? यह आपसे पूछा गया है। महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्योंकि तो बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला कथन देखिए, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तो ये भी सही बात है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक आपका पीछे ना छूट जाए। यह बालकों को अपने विश्वास के प्रति प्रोत्साहन देगा। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कौन से आपके परीक्षा संबंधी सुधार है जो सुझाए गए हैं? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने फोकस समूह गठित किए गए थे? तो कितने आपके फोकस समूह जो है वो गठित किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत? 20, 22, 21 या 23? तो ये आपके 21 गठित किए गए हैं दोस्तों। 21 आपके फोकस समूह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 21 फोकस समूह जो है ये आपके गठित किए गए हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा सीखने के संबंध में क्या सुझाव दिया गया है? तो क्या सुझाव दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को बिना सुधारे ही उसी रूप में स्वीकार करनी चाहिए। कक्षा 3 के बाद से ही आलोचनात्मक चिंतन के प्रयास हो। उच्च स्तर के संवाद ज्ञान संवेदना के द्वारा समता का विकास ही भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य हो। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो ए, बी, सी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो भार विहीन अधिगम जो है ये किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? राम मूर्ति समिति, यशपाल समिति, सच्चर समिति या फिर आपकी मेहता समिति? तो ये यशपाल समिति हो जाएगा। ठीक है, कौन सी समिति हो जाएगी आपकी? यशपाल समिति हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो ये आपका यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है। अब अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 में भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। बिल्कुल सही बात है, शांति की शिक्षा दी जा सके। मूल्यों की शिक्षा दी जा सके ये नहीं होगा। नागरिकता की शिक्षा दी जा सके ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर होगा शांति की शिक्षा दी जा सके। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो किस सुधार को यहाँ पर सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। खुली पुस्तक परीक्षा को सुझाया गया, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को सुझाया गया और आपका सामूहिक कार्य मूल्यांकन यहाँ पर सुझाया गया है। अगला सवाल देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है ये आपसे पूछा गया है। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है ये आपको बताना है दोस्तों। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करती है। ठीक है, अगला है, यह अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सवाल आपके सामने है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया गया है? तो ये आपके बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दिया है? इसको दिया गया है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे
तो जिससे कैसा ज्ञान दिया जाना चाहिए, समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बने, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके, या फिर ऑप्शन डी होगा आपका सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, समाज में शांति का आधार बने, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया। तो अच्छे प्रश्न बनाने के लिए कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है, अध्यापक प्रश्न बनाए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसरों को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, ये भी सही बात है। केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाएं, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाया जाए, ये गलत बात है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो आपकी एनसीईआरटी जो है दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 को ध्यान में रखकर लिखी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एनसीईआरटी 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एनसीईआरटी 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा दोस्तों। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन ये नहीं होगा, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम को प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों आपके एनसीईआरटी से संबंधित, वो हमने डिस्कस किए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए।